रिप्रोडक्टिव हेल्थ है ना, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। ये चैप्टर नंबर आपका 4th है। चैप्टर 1, चैप्टर 2 और चैप्टर 3 हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं। इसको अब आपको कॉपी को भूल नहीं जाना है, मतलब ताक पे रख के छोड़ना नहीं है, पीछे से रिवीजन करते जाना है। नहीं तो एग्ज़ाम जाते जाते आप चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 पीछे से मतलब भूलते जाइएगा, ठीक है। इसलिए चैप्टर पीछे से रिवीजन करते जाना है। क्लियर है ये बात। चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, आपका एनसीईआरटी कैसे शुरुआत करता है। देखो, इस चैप्टर का मेन मोटिव एक लाइन में अगर हम कहें तो क्या है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। इस चैप्टर का मेन मोटिव क्या है, पॉपुलेशन का कंट्रोल करना। हर जगह तुमको यही सिखाया जाएगा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट, कि पॉपुलेशन को कंट्रोल कैसे करें। हमने यही एनालाइज किया है कि इस चैप्टर का मोटिव यही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल किया जाए, ठीक है। तो चैप्टर 4 जो आपका रिप्रोडक्टिव हेल्थ है, वो एनसीईआरटी आपका इस तरह से स्टार्ट करता है। कहता है कि अकॉर्डिंग टू WHO, यानी WHO के अनुसार, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार, एक इंसान रिप्रोडक्टिवली तभी हेल्दी है जब वो फिजिकल हेल्दी हो, साथ ही साथ इमोशनली हेल्दी हो, बिहेवियरली हेल्दी हो और सोशली हेल्दी हो। शुरू के कुछ पार्ट जो है ना इस चैप्टर का सिर्फ और सिर्फ डाटाबेस है, तो सुनते जाना, कहानी के फॉर्मेट में सुना देंगे, समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्या कहा है WHO ने, देखो क्या कहा है WHO ने। अकॉर्डिंग टू WHO अगर हम बात करें, अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, फुल फॉर्म याद रखना, क्या नाम है इसका, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर जो है वो जिनेवा में प्रेजेंट है। कहाँ प्रेजेंट है, जिनेवा में, है ना। जिसका हेड क्वार्टर कहाँ प्रेजेंट है, जिनेवा में। इसने क्या कहा कि कोई इंसान रिप्रोडक्टिवली हेल्दी तभी होगा जब वो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, ये चारों एस्पेक्ट में हेल्दी हो। फिजिकल भी हेल्दी होना चाहिए, ऐसा नहीं कि सिर्फ फिजिकल हेल्दी है तो रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है, नहीं। फिजिकली हेल्दी होना चाहिए, इमोशनली भी हेल्दी होना चाहिए, मतलब इमोशन पे उसका कंट्रोल होना चाहिए, बिहेवियर से भी हेल्दी होना चाहिए, बिहेवियरली सही होना चाहिए, और समाज में उसका एक अच्छा व्यवहार भी होना चाहिए, यानी कि सोशली हेल्दी भी होना चाहिए। वैसे इंसान को WHO क्या कहता है, हेल्दी कहता है। समझ में आया बात। वैसे इंसान को क्या कहता है WHO, हेल्दी। तो अकॉर्डिंग टू WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, जिसका हेड क्वार्टर कहाँ है, जिनेवा में है, एक इंसान तभी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी है जब वो फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल, इन चारों एस्पेक्ट में वेल फिट है। समझ में आया बात। तो कौन कौन से एस्पेक्ट है, पहला है आपका क्या बाबू, फिजिकल, इमोशनल, बिहेवियरल और सोशल। जब कोई इंसान इन चारों एस्पेक्ट में फिट है तभी उस इंसान को WHO क्या कहता है, फिट कहता है, यानी रिप्रोडक्टिवली हेल्दी कहता है। क्लियर है यहाँ तक। आगे क्या होता है, आगे आपका एनसीईआरटी देखो क्या करता है। अब आगे एनसीईआरटी मूव करता है और बोलता है कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ से लेकर रिलेटेड बहुत सारे प्रॉब्लम्स आए, तो उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमने कई सारे स्ट्रैटेजीज़ बनाई। वो स्ट्रैटेजीज़ क्या था, देखो इंडिया जो है ना, इंडिया याद रखना, इंडिया हमारा जो है वो पहला कंट्री था जिसने एक प्रोग्राम लाया। इंडिया ने क्या किया, इंडिया ने क्या किया बाबू, इंडिया हमारा जो था वो पहला कंट्री था, फर्स्ट कंट्री था जिसने क्या किया, नेशनल लेवल पे, याद रखना किस लेवल पे, नेशनल लेवल पे, नेशनल लेवल पे इंडिया ने क्या किया बाबू, एक प्रोग्राम लाया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्या नाम, क्या था नाम, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। क्वेश्चन डायरेक्ट आएगा। और ये प्रोग्राम कब आया था, 1951 में। कब आया था बाबू, 1951 में, यानी कि 1951 में क्या आया, इंडिया ने क्या किया, इंडिया वॉज द फर्स्ट कंट्री, इंडिया जो था हमारा पहला कंट्री था जिसने नेशनल लेवल पे फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया। यानी इसने क्या किया कि टिकट पे क्या हो रहा था ना, बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन ग्रोथ बढ़ रहा था, पॉपुलेशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा था, तो उसको मेंटेन करने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम जो 1951 में इनिशिएट किया गया, यानी कि शुरू किया। और इसको इनिशिएट करने वाला कंट्री का नाम क्या था, इंडिया। सबसे पहले याद रखना, इंडिया वाज द फर्स्ट कंट्री जिसने क्या किया था भाई, फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम लाया। और किस पे लाया भाई, नेशनल लेवल पे। समझ में आ बात। हुआ क्या था कि बहुत तेज़ी से इंदिरा गांधी के समय में जब राज था उनका, तो बहुत तेज़ी से पॉपुलेशन बढ़ रहा था, तो उस पॉपुलेशन को मेंटेन करना था हमको। अगर पॉपुलेशन मेंटेन नहीं करेंगे तो फिर बहुत ज़्यादा समस्या बढ़ जाएगी, हर चीज़ों का फिर डिमांड बढ़ेगा, डिमांड नहीं रहेगा तो फिर रेट बढ़ेगा, मतलब ओवरऑल बहुत ज़्यादा समस्या होने वाला है। इसलिए पूरे चैप्टर का मोटिव यही है। देखो ये चैप्टर सिर्फ बायोलॉजी वाले के नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, हर एक इंसान को इस चैप्टर पढ़ना चाहिए, और पहले ही पढ़ लेना चाहिए, मतलब 10th में ही पढ़ लेना चाहिए। लेकिन 10th में जो होता है वो प्रॉपर तरीके से एजुकेशन नहीं दिया जाता है। स्कूल का तो भाई बात ही नहीं कीजिए,
फुलवारी का स्कूल 2500 का टीचर क्या पढ़ाएगा ये सब चीज़, बोलेगा चैप्टर को स्किप करो आगे बढ़ो। लेकिन ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है। चैप्टर समझ में आया होगा अब तक क्या हमने कहा। रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है? अकॉर्डिंग टू WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, एक पर्सन तभी रिप्रोडक्टिवली हेल्थी है जब वो फिजिकली है ना, जब वो क्या फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली और सोशली फिट हो। इंडिया आपका फर्स्ट कंट्री है जो नेशनल लेवल पे क्या लाया, एक प्रोग्राम लाया जिसका नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम। बाद में क्या होता है इस प्रोग्राम के अंदर, क्या होता है बाद में मॉडिफिकेशन होता है और फिर कहा जाता है कि सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम नहीं रखा जाए, इसमें चाइल्ड केयर को इंक्लूड किया जाए, मतलब बच्चे के केयर को भी इंक्लूड किया जाए। और बाद में लेटर इस प्रोग्राम को नाम बदल के कर दिया जाता है RCH। क्या कर दिया जाता है? RCH, जिसमें चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया जाता है। समझ में आ बात? जिसमें क्या किया जाता है? चाइल्ड हेल्थ केयर को भी जोड़ दिया जाता है। यहाँ तक क्लियर है एकदम? आगे क्या होता है? सिर्फ कहानी है, सुनते जाओ कहानी। आगे क्या, अब देखो हम लोग अब देखने वाले कि ऑब्जेक्टिव क्या था। ऑब्जेक्टिव का मतलब कि ये करना क्या चाहता था, है ना। ये जो रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर जो आपका प्रोग्राम बना, इस प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव क्या था, ये करना क्या चाहता था? तो ये अवेयर आता था लोगों तक, है ना, अवेयरनेस फैलाना चाहता था। अवेयरनेस का मतलब समझ में आता है? जागरूकता, कि क्या चीज़ सही है क्या चीज़ गलत है, इसके बारे में, सही और गलत के बारे में चीज़ों को बताना चाहता था। बिल्कुल डाटा बेस है, कहानी बेस है, सुनते जाओ। अभी शुरू का पूरा पार्ट डम कहानी बेस है। तो ये क्या करना चाह रहा था भाई, ये तुम्हारा अवेयरनेस लोगों तक पहुंचाना चाह रहा था, है ना, इस प्रोग्राम ने, इस प्रोग्राम। और देखना कि उस समय में क्या हो रहा था ना, कि टिकट्स पे या फिर बिल पे एक स्लोगन चलता था, हम दो हमारे दो का, है ना, हम दो हमारे दो का स्लोगन चलता था। कि मतलब हम ऐसे क्या होगा ना कि देखो दो है उसके बच्चे हैं, फिर उसके दो बच्चे आएंगे तो वो दो मरेंगे, तो रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, है ना, रिप्लेसमेंट लेवल जो है वो मेंटेन रहेगा, पॉपुलेशन जो है वो मेंटेन रहेगा। क्योंकि रिप्लेसमेंट लेवल 0 हो जाएगा तो पॉपुलेशन जो है वो क्या होगा, मेंटेन होगा। इसलिए जो गवर्नमेंट थी और कुछ नॉन गवर्नमेंट एजेंसीज भी होते हैं, नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज जिसे हम लोग NGO कहते हैं, और गवर्नमेंटल एजेंसीज, ये सब मिल के क्या किया, इन्होंने मिल के एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, है ना, RCH। और इस RCH के अंदर क्या किया उन्होंने, लोगों तक ये अवेयरनेस पहुंचाना शुरू कर दिया कि भाई हम कैसे जो है ना पॉपुलेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। ये भी चीज़ पहुंचाना शुरू कर दिया कि हम दो हमारे दो, ये स्लोगन के साथ टिकट पे, बिल पे और बहुत सारी चीज़ों पे। इवन देखो ऑडियो और विजुअल, ऑडियो विजुअल का मतलब है कि रेडियो के मदद से, पहले के समय में रेडियो चला करता था तो रेडियो के मदद से, टीवी पे दूरदर्शन जो चैनल आता था DD नेशनल, है ना, DD नेशनल पे इन सब चीज़ों का ऐड चलाया गया। तो ऑडियो विजुअल प्लस न्यूज़पेपर में यानी प्रिंट मीडिया, इनके मदद से लोगों तक क्या किया गया, इन खबर को पहुँचाया गया कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, हमें क्या करना है, पॉपुलेशन को कंट्रोल। पूरा चैप्टर का मोटिव यही है, पॉपुलेशन को कंट्रोल करना। तो कैसे कंट्रोल करना है, एक स्लोगन पहुंचाया गया, हम दो हमारे दो, है ना। अगर करना भी है तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का आप इस्तेमाल कीजिए, है ना, किसका इस्तेमाल कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स का। कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोकते हैं। क्लियर? कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस वैसे डिवाइस होते हैं जो आपको प्रेग्नेंट होने से रोकता है। क्लियर है? तो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस के बारे में बताया कि ऐसे डिवाइस होते हैं जिसको बिल्कुल फ्री में दिया जाने लगा गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। समझ में आ बात? ताकि कम से कम क्या हो, हमको कम से कम क्या हो बाबू, कि पॉपुलेशन का जो रेट है वो क्या हो पाए, मेंटेन हो पाए, है ना। जो हमारा पॉपुलेशन रेट है वो क्या हो पाए, कम से कम मेंटेन हो पाए, है ना। जो हमारा पॉपुलेशन रेट है वो हम क्या हो पाए, कम से कम मेंटेन हो पाए। क्लियर है ये बात? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? आगे क्या हुआ, आगे का समझना अब कहानी। अब इसमें क्या किया गया, इसमें सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स, इसमें सिर्फ और सिर्फ विजुअल, प्रिंट मीडिया और इन चीज़ों से काम नहीं चलने वाला था। तो धीरे धीरे क्या कहा लोगों ने, मतलब गवर्नमेंट ने और नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज ने ये कहा कि आपके जो पेरेंट्स हैं उन्हें भी इसका एक्शन लेना होगा। पेरेंट्स हो गए, फिर उसके बाद आपका फ्रेंड्स हो गया, क्लोज रिलेटिव हो गया, है ना, इन लोगों को भी क्या करना होगा, इन चीज़ों के बारे में क्या होगा, प्रॉपर नॉलेज देना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। समझ में आ बात? प्रॉपर नॉलेज देना होगा कि क्या सही है क्या गलत है। इससे रिलेटेड क्या होता है कि लोगों को नॉलेज नहीं होता है। बच्चा देखो जब प्यूबर्टी पे आता है तो उसके अंदर कई सारे हार्मोनल चेंजेस आते हैं। बहुत जगह ऐसा है कि जिसको नहीं पता होता कि ये क्या हुआ मेरे साथ, और वो फिर डिप्रेशन में जाता है और फिर अलग अलग परेशानी आता है। इसलिए पेरेंट्स को भी क्या होना चाहिए कि इसके बारे में अपने बच्चे से बात करें, है ना, समझ में आ बात करें और उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज दें। क्लियर? फिर उसके बाद जो अच्छे फ्रेंड्स हैं, देखो इंडिया में क्या होता है, इन चीज़ों का मजाक उड़ा दिया जाता है, लेकिन मजाक नहीं उड़ाना चाहिए इन चीज़ों का, इन चीज़ों को समझना चाहिए। समझ में आ बात कि कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस यूज़ करना कितना इंपॉर्टेंट होता है।
समझे। तो इन चीज़ों का इंडिया में क्या किया जाता है, मजाक उड़ा दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। कुछ जगहों पे, सब जगह नहीं, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। फ्रेंड्स हो, क्लोज रिलेटिव्स हो, फिर उसके बाद आपका क्या है भाई, क्लोज रिलेटिव्स हो, पेरेंट्स हो, इन सब को क्या करना चाहिए, प्रॉपर तरीके से बच्चे को गाइड करना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। जो उनके बीच में हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं, प्यूबर्टी के टाइम कई सारे चेंजेस आते हैं, उन चेंजेस के बारे में बच्चों को पता होना चाहिए। समझ में आ बात। तो और उसके बाद फिर क्या किया कि प्रॉपर तरीके से आपको स्कूल में एजुकेशन भी देना चाहिए, लेकिन सभी स्कूल दे नहीं पाता है। इसके एडोलेसेंस से रिलेटेड आपको प्रॉपर एजुकेशन भी बच्चे को क्या करना चाहिए, स्कूल में मिलना चाहिए। इस गवर्नमेंटल नॉन गवर्नमेंटल एजेंसीज का क्या था, यही ऑब्जेक्टिव था इस प्रोग्राम का, RCH प्रोग्राम का, कि हमको क्या करना है, पेरेंट्स को भी बोलना है, फिर विजुअल प्रिंट मीडिया इन सब के मदद से भी लोगों तक खबर पहुंचाना है कि भाई पॉपुलेशन को मेंटेन कीजिए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस यूज़ कीजिए, है ना। जो चेंजेस आ रहे हैं उसके बारे में जानिए, जो हार्मोनल चेंजेस आ रहे हैं प्यूबर्टी के टाइम उसके बारे में जानिए। तो ये सब पूरा क्या था तुम्हारा, ये सब ऑब्जेक्टिव किसका था, RCH का, जो एक ऑर्गेनाइजेशन था। कैसे बना सर, पहले इंडिया ने नेशनल लेवल पे क्या किया, इंडिया ने सबसे पहले क्या किया, नेशनल लेवल पे एक प्रोग्राम इनिशिएट किया, नाम था फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम 1951 में। बाद में इस प्रोग्राम को बदल गया कि किसमें, RCH में। क्वेश्चन यहीं से बनेगा। क्लियर है यहाँ तक, कोई दिक्कत। आगे क्या हुआ, आगे का कहानी क्या है, देखो आगे क्या होता है तुम्हारा, प्रॉपर इन्फॉर्मेशन। अब देखो प्रॉपर इन्फॉर्मेशन भी होना चाहिए, किससे रिलेटेड भाई, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड। कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड अगर आपको प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं होगा तो बहुत सारी समस्या हो जाएगी, है ना, बहुत सारी समस्या होती है। फिर उसके बाद आपका क्या आता है, एडोलेसेंस वाला एज, है ना। और एडोलेसेंस वाला एज जैसे प्यूबर्टी वाले एज के टाइम में जो चेंजेस आ रहे हैं उससे रिलेटेड आपको क्या होना चाहिए सर, प्रॉपर तरीके से इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि क्या होता है, क्या चेंजेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं। अगर बच्चा कोई नया है और उसमें मेंस्ट्रुअल साइकिल रन कर गया, मतलब उसमें फर्स्ट पर, तो वो पूरा घबरा जाता है। तो उस समय क्या होना चाहिए, स्कूल वाले को उसी समय में, उससे पहले क्या कर देना चाहिए, उसको नॉलेज दे देना चाहिए। अगर उसके पास, बच्चे के पास नॉलेज होगा तो वो घबराएगा नहीं, उसको मालूम है कि एक दिन हमारे पास ये साइकिल आने वाला है, तो फिर उसके लिए तैयार रहेगा, फिर वो हिचकिचाएगा नहीं। समझ रहे बात। तो ऐसा इसलिए क्या किया गया कि, और अभी भी नहीं होता है, अभी भी देखो 12th में जाके पढ़ाया जा रहा है इस चैप्टर को, और कम से कम प्यूबर्टी लगभग बच्चा अगर 9th-10th में रहता है तभी आ जाता है मोस्ट ऑफ द केस में। तो इस चैप्टर को 8-9 में ही पढ़ा देना चाहिए, लेकिन 12th में पढ़ा रहा है फिर भी ठीक है, कम से कम अभी भी नॉलेज दे रहा है। तो क्या होना चाहिए सर, पहला चीज़ कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन होना चाहिए। दूसरा क्या होना चाहिए तुम्हारा, दूसरा होना चाहिए तुम्हारा बाबू कि एडोलेसेंस और जो तुम्हारा सेक्सुअल प्रैक्टिसेस है उसके बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। फिर सेफ एंड हाइजेनिक सेक्सुअल प्रैक्टिस, मतलब जो अब आप सेक्सुअल प्रैक्टिस कर रहे हो तो वो पूरा प्रॉपर तरीके से सेफ़ है कि नहीं, क्योंकि उसके वजह से क्या होता है, कई सारे सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ होते हैं जो बहुत खतरनाक होते हैं। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लोग ऐसे ही जो सेक्स कर लेते हैं नॉर्मली, ऐसे ही मल्टीपल पार्टनर से, मल्टीपल लोग से, पता है क्या होता है, अगर वैसे में आपको एक बीमारी होने का चांस है जिसका नाम है एड्स, और वो बहुत खतरनाक बीमारी है। अगर वो बीमारी आपको होता है तो निश्चय है कि आपका डेथ होगा, उसका कोई क्योर नहीं है, कोई भी क्योर नहीं है। तो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो सकते हैं लाइक एड्स। तो इसके बारे में प्रॉपर इन्फॉर्मेशन देना जरूरी था। अगर इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे, लोग मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा, मल्टीपल पार्टनर से सेक्स करेंगे तो फिर उन्हें बहुत खतरनाक बीमारियां हो सकती है। क्लियर है, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ लाइक एड्स। क्लियर है, क्लियर है यहाँ तक। अब देखो आगे क्या हुआ, सिर्फ कहानी है, आगे बढ़ो। अब इसको रोकने के लिए क्या किया गया, इसको रोकने के लिए स्ट्रैटेजीज़, हमने क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ अपनाया। देखो हमने क्या कहा, सबसे पहले हमने क्या कहा कि इससे किसको समझाना है ये भी इम्पॉर्टेंट है। नहीं, अगर हम बूढ़े लोगों को ये सब बात समझा रहे हैं तो कोई फ़ायदा होगा, या बच्चे लोग को समझा रहे तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। इस बात को हमको समझाना होगा मिडिल एज के ग्रुप को, जैसे कि मैरिजेबल एज ग्रुप, जिनका शादी का एज हो गया है, उन सब वाले एज ग्रुप को अगर हम इस बात को समझाते हैं तो हमको फ़ायदा होगा। बूढ़ा को समझा के क्या करेंगे, है ना, या छोटे बच्चे को, 7-8 साल के बच्चे को समझा के, 6-7 साल को बच्चे को समझा के क्या करेंगे। तो हमको किसको समझाना है, मैरिजेबल ग्रुप या फर्टाइल कपल्स को। वैसे कपल जिनके पास यह एबिलिटी है कि वो फर्टाइल है ना, वो फर्टाइल है, वो क्या कर सके, नया यंग वंस प्रोड्यूस कर सके, उन्हें हमें समझाने की ज़रूरत है। तो यही ऑब्जेक्टिव बना, सबसे पहला स्ट्रेटेजीज ये बना कि सर हम लोग मैरिजेबल ग्रुप को समझाना स्टार्ट करते हैं। क्या समझाना स्टार्ट करते हैं कि सबसे पहले आप ये समझिए कि आप कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में समझिए।
क्या समझिए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या क्या होते हैं, डिफरेंट टाइप्स के कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड होते हैं, ये सब हम लोग आगे पढ़ेंगे। पूरा मोटिव चैप्टर का बस यही है कि पॉपुलेशन को कंट्रोल करना है, ठीक है, दम दिमाग में रख लो। तो कई सारे कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड के बारे में सीखना चाहिए, लोगों को बताना चाहिए कि हाँ कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स अवेलेबल होते हैं, आप मार्केट से लीजिए, है ना, यूज़ कीजिए ताकि पॉपुलेशन रुके, है ना, ताकि पॉपुलेशन क्या हो, कंट्रोल में रहे। फिर उसके बाद क्या हुआ सर, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर, है ना, क्या होना चाहिए, केयर ऑफ प्रेग्नेंट मदर। अगर आप नहीं किए कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का यूज़ नहीं किए, कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस का यूज़ नहीं किए और आपने सेक्स किया, तो अगर मदर प्रेग्नेंट हो गई तो उसका अब आप केयर कीजिए, क्या कीजिए, केयर कीजिए। क्यों केयर करना चाहिए, हमने तुमको बताया भी है कि जब बच्चा माँ के पेट में रहता है तो बिल्कुल पैरासिटिक की तरह रहता है। पैरासिटिक का मतलब समझ में आते हो, ऐसा रहता है कि माँ को कुछ भी हो जाए उसको उससे फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। उस वक्त वो नहीं समझता कि वो मेरी माँ है कि क्या है, वो अपने ज़रूरत का सारा चीज़ बच्चा माँ से ले लेता है। इवन माँ का हड्डी टूट टूट के बच्चा का हड्डी तैयार होता है, इसीलिए माँ को उस वक्त बहुत अच्छा केयर का ज़रूरत होता है। समझ आए बात। तो इसीलिए क्या कहा भाई, क्या कहा स्ट्रैटेजीज में हमने कि हमको क्या करना चाहिए, केयर करना चाहिए किसका, प्रेग्नेंट मदर का। क्लियर है। दूसरा क्या किया भाई, पोस्ट नेटल केयर, मतलब कि प्रेगनेंसी के बाद, है ना, प्रेगनेंसी के बाद भी केयर करना चाहिए। ऐसा नहीं कि प्रेगनेंसी हो गया तो सिर्फ और सिर्फ छोड़ दिए, एक बार प्रेगनेंसी हो गया तो हाँ भाई अब ठीक है, नहीं, प्रेगनेंसी के बाद भी केयर करना चाहिए। समझे बात, पोस्ट नेटल केयर भी करना चाहिए, बच्चे का भी करना चाहिए और माँ का भी करना चाहिए, दोनों का करना चाहिए। क्लियर है ये बात। उसके बाद क्या हुआ सर, इंपॉर्टेंस ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। अब देखो क्या होता है, बहुत सारी फीमेल क्या करती है कि अपने बच्चे को दूध ही नहीं पिलाती है, बोलती नहीं है भाई, नहीं हो रहा है। हम तुमको पिछले क्लास में बताए थे जो लैक्टेशन पढ़ा रहे थे कि नहीं हो रहा है तो क्या बोल रहा है साइंस कि आप फिर भी कीजिए, है ना, आप फिर भी कराइए ब्रेस्ट फीडिंग, क्योंकि सिग्नल जब नर्व में जाएगा तभी भैया हार्मोन निकलेगा, तभी पीआरएल निकलेगा और तभी पीआरएल बनाएगा मिल्क को, तभी फिर मिल पाएगा। और नहीं दीजिएगा तो और मिलने का चांस नहीं है। तो बहुत सारी फीमेल के पास मिल्क का फॉर्मेशन होता भी है तो भी नहीं देती हैं, ताकि क्या होगा, उनका जो ब्रेस्ट है उसका साइज में गड़बड़ी हो जाएगा या फिर कुछ और बहुत सारे रीज़न होते हैं मॉडलिंग के लिए, ठीक है, तो वो नहीं करती है। लेकिन ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग जब आप कराते हैं तो आपके बच्चे के अंदर एक एंटीबॉडीज़ जाता है जिसका नाम है आईजीए एंटीबॉडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा मतलब बच्चे का इम्यून सिस्टम को इम्प्रूव करता है। अब तुम ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कराओगे तो उस बच्चे के अंदर आईजीए एंटीबॉडी जा ही नहीं पाएगा, समझे, आईजीए एंटीबॉडी जो है उस बच्चे के अंदर नहीं जा पाएगा। तो ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस भी फीमेल को समझाना बहुत इंपॉर्टेंट है ना। तो ये हो गया तीसरा नंबर तुम्हारा। फिर उसके बाद क्या होना चाहिए बाबू तुम्हारा, इक्वल ये होना चाहिए डिस्ट्रीब्यूशन फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड। पहले के ज़माने में क्या करते थे लोग कि फीमेल चाइल्ड को जैसे ही मिले पकड़ के काट दिए या फिर मार दिए। फीमेल चाइल्ड को पहले बहुत मारा जाता था, फीमेल फिटिसाइड का केस बहुत आता था, फीमेल चाइल्ड को बहुत ज़्यादा ही पहले के टाइम में मारा जाता था। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ, अब जो चीज़ है वो इक्वली होने लगा। अभी भी कुछ जगह पे ऐसा है कि फ़ीमेल को उतना तरजीह नहीं दिया जाता। जो जाहिल लोग हैं वो अगर उनके घर में फ़ीमेल हो गए तो बोलते हैं कि भाई देखो फीमेल हो गए, ऐसा हो गया वैसा हो गया, है ना। तो लेकिन इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए फीमेल चाइल्ड और मेल चाइल्ड, मेल बच्चा हो चाहे फीमेल बच्चा हो, दोनों में इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। आगे हम लोग एक टेक्निक पढ़ेंगे एमनियोसेंटेसिस, उसके मदद से लोग पहले पता कर लेते थे डॉक्टर को पैसा देके, और फिर उसके बाद अगर फीमेल होती थी तो पेट में ही मार देते थे। पढ़ेंगे कैसे होता है, ठीक है। तो ये होना चाहिए सर, क्या होना चाहिए कि मेल और फीमेल चाइल्ड को जो है वो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन करना है, इक्वल तरीके से देखना है ना, बराबर का समाज में समझना है फीमेल चाइल्ड को भी और मेल चाइल्ड को भी। आगे क्या है सर, आगे तुम्हारा आता है बाबू, नेक्स्ट क्या था। अब देखो, अब अवेयरनेस होना चाहिए, किससे रिलेटेड अवेयरनेस होना चाहिए सर, अवेयरनेस होना चाहिए जो पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए, है ना। जो अनकंट्रोल पॉपुलेशन तेज़ी से बढ़ रहा है उसको कंट्रोल करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, उन लोगों को जागरूकता करना चाहिए, है ना, अवेयरनेस देना चाहिए। और सोशल अवेयरनेस, देखो क्या होता है, इन चीज़ों का जब बात होता है तो लोग क्या करने लगते हैं, गाली गलौज करने लगते हैं, है ना, गाली गलौज करने लगते हैं, प्लस बहुत सारा चीज़ है। तो इन चीज़ों के बारे में भी लोगों को क्या करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, जागरूकता करना चाहिए, जागरूक करना चाहिए कि भाई ऐसा नहीं कीजिए। तो ये हमारा क्या था, स्ट्रैटेजीज था। क्लियर, ये सब हमारा स्ट्रैटेजीज था, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो ये स्ट्रैटेजीज तो बना लिया, अब सिर्फ दिमाग में बना लिया, सोच लिया तो ऐसे तो काम नहीं होने वाला, इसको हमको सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन करना होगा, मतलब करना होगा। तो करने के लिए हमको क्या करना चाहिए, देखो गाँव में जाओगे तो अभी भी 5-6 किलोमीटर पे एक तो हॉस्पिटल मिलता है ढंग का। तो इसलिए सबसे पहला सक्सेसफुल इम्प्लीमेंटेशन में होता है इंफ्रास्ट्रक्चर। आपको सबसे पहले क्या करना चाहिए, हर एक गांव में एक हॉस्पिटल होना चाहिए। और सिर्फ हॉस्पिटल बना दिया और फिर उसमें बैल बांध रहे हो तो वो भी ख़राब है।
हॉस्पिटल बन गया है तो उसमें आप प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ को रखिए, मतलब प्रोफेशनल डॉक्टर को रखिए। ये जो इंटर्नशिप होता है ना, BAMS BHMS MD MBBS, इन लोग का जो 1 साल का इंटर्नशिप होता है, 4.5 साल में कोर्स कंप्लीट हो जाता है इन लोगों का, लेकिन 1 साल फिर भी गवर्नमेंट बोलता है कि आपको इंटर्नशिप करना होगा। उस इंटर्नशिप में लोगों को वहीं भेजते हैं कि और जाके आप प्रैक्टिस कीजिए, है ना, अलग अलग क्षेत्र में भेजते हैं, अलग अलग जगह पे भेजते हैं ताकि वहाँ पे जाके आप प्रैक्टिस कीजिए। तो वहाँ पे उन लोग उसका यूज़ करते हैं। तो प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ रखिए और सभी इक्विपमेंट को रखिए। अब भाई डॉक्टर भी है, इंफ्रास्ट्रक्चर भी है, लेकिन सामान है ही नहीं है, टूल्स है ही नहीं, तो वो इलाज करेगा कैसे? समझ में बात? तो आप प्रॉपर तरीके से सभी टूल्स को भी रखिए। क्लियर है? उसके बाद क्या हुआ कि कौन कौन से जो हमारे पास कम से कम इतना हो जाना चाहिए कि कौन कौन सा ट्रीटमेंट हम अपने आसपास में करा सकें। तो सबसे पहले तुम्हारा आता है कि जो प्रेगनेंसी से रिलेटेड जितने भी प्रोसेस हैं वो सब कम से कम एक गांव में हो पाए। समझ में बात? अगर डिलीवरी कराना है तो कोई फीमेल का उस गांव में ही हो जाए, वो गांव की है, तो ऐसा नहीं कि यहाँ की है जाना पड़ रहा है दूसरा गांव। समझ में बात? फिर उसके बाद अगर उसको किसी कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस को इम्प्लांट करवाना है तो भी वो भी वहाँ हो जाए। सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हो रखे हैं तो उसका ट्रीटमेंट भी चलते रहे वहाँ। तो इसके लिए क्या किया गया, इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, वहाँ डॉक्टर्स रखे गए और वहाँ टूल्स और इक्विपमेंट रखे गए। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं, है ना? अब देखो क्या आता है, अब तुम्हारा आता है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ बेटर टेक्निक्स। अब यहाँ से कहानी समझना, ठीक है? अब हो गया डाटाबेस वाला चीज़, अब खत्म हो रहा है धीरे धीरे। अब एक टेक्निक्स है जिसका नाम है एमनियोसेंटेसिस। क्या है? एमनियोसेंटेसिस। इसको अच्छे से समझना। अब इसको हम समझा रहे हैं, ठीक है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है एमनियोसेंटेसिस। बस इतना ही था, कहानी था थोड़ा सा। देखो एमनियोसेंटेसिस होता क्या है? एमनियोसेंटेसिस, ये जो टेक्निक्स है ना, इसमें हम लोग करते क्या थे समझना। इधर देखो भाई, ये समझो कि यूट्रस के अंदर कौन है? बच्चा है। समझे? यहाँ पे क्या होता है? फ्लूइड्स होते हैं, और इस फ्लूइड्स के अंदर इस फीटस के यानी इस बच्चे का क्या होता है? कुछ सेल्स होता है। हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन के मदद से, इधर देखिए प्लीज़, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे हर साल क्वेश्चन लगभग आ जाता है। हम लोग क्या करते हैं? इंजेक्शन के मदद से, निडल के मदद से क्या करते हैं? ये जो हमारा सिरिंज है ना, इस सिरिंज के मदद से क्या करते हैं बाबू? यहाँ से एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। किसको निकालते हैं? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। एमनियोटिक फ्लूइड को यहाँ से क्या करते हैं हम लोग? निकाल लेते हैं। समझ में बात? एमनियोटिक फ्लूइड को निकाल लेते हैं। ये हमारा क्या हो गया? फीटस हो गया। एमनियोटिक फ्लूइड को जब निकालते हैं तो इस फीटस का कुछ सेल्स हमारे पास आ जाता है। इस फीटस का क्या आ जाता है? कुछ सेल्स। बस एक ही सेल काफ़ी था, कुछ सेल्स का तो ज़रूरत भी नहीं था। इस सेल से हम लोग क्या करते हैं? अगर बच्चे में कोई क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, क्रोमोसोमल डिसऑर्डर हम लोग पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में, लाइक सिकल सेल एनीमिया, हीमोफीलिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी एक बहुत ही खतरनाक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो जाता है तो लोगों को न्यूज़पेपर में एडवर्टीजमेंट कराना पड़ता है, प्लस आपका टीवी पे अलग अलग जगह पे होता है कि ये बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी हो गया, इसके लिए डिनोट कीजिए, इसके लिए डोनेट कीजिए। क्यों करवाते हैं पता है? उसका एक इंजेक्शन, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक इंजेक्शन, मतलब अगर पहले अर्ली एज में पड़ गया तो क्योर कर सकता है, तो उसका एक इंजेक्शन लगभग 16 करोड़ का आता है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी का एक इंजेक्शन लगभग 16 करोड़ का आता है। ऐसा उसमें कुछ नहीं है, बस यही बात है कि जिसने इनोवेशन किया है, जिसने ढूंढा है उसको, उसने अपना रेट रखा है। अच्छा, जो कार्डियो होता है या फिर जो फलाना डॉक्टर होता है, वो डॉक्टर दवा का कम पैसा लेता है। वो जो 5 साल 8 साल 11 साल मेहनत कर क्या रहा ना, वो उसका पैसा लेता है। समझ में बात? उसका पैसा लेता है। तो वो जो इनोवेशन किया ना, वो उसका पैसा ले रहा है। वो ड्रग्स में क्या दे रहा है? वो नहीं दे रहा है, उसका पैसा वो नहीं ले रहा है। जो उसने इनोवेशन किया, उस इनोवेशन का वो क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। समझे? उस इनोवेशन का ये वो क्या कर रहा है? पैसा ले रहा है। OTG लेना होगा जल्दी। ये बात समझ में आया? तो ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक्स है, इसमें करते क्या थे हम लोग? इससे हम लोग क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करते थे, बहुत सारे खतरनाक डिसऑर्डर। अगर बच्चा मान लो कि पेट में, अगर हमको पता चलिए, यूट्रस में पता चल गया, एमनियोटिक फ्लूइड निकाल के चेक कर लिया एमनियोसेंटेसिस की मदद से कि अगर बच्चे को मस्कुलर डिस्ट्रॉफी है, तो उसी टाइम हम लोग बच्चे को क्या कर लेते हैं ना? डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अगर पेरेंट्स बोलते हैं कि हाँ कर दीजिए तब।
क्योंकि यहाँ आके दुनिया में आके भी वो परेशान रहेगा। समझ में आया बात? हीमोफीलिया जैसा बीमारी, सिक्कल सेल एनीमिया जैसा बीमारी रहता है, उसको पता करने के लिए हमने ये टेक्निक्स को लाया था। यानी क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता करने के लिए हमने एक टेक्निक्स बनाया था, एमनियोसेंटेसिस। लेकिन हमारे यहाँ के लोग जो है वो बहुत महान है, इन्होंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, इन्होंने इस सेल से क्या करना स्टार्ट कर दिया, सेक्स को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिया। मतलब क्या किया, इन्होंने सेल निकाला और सेल के अंदर क्या देखा कि क्रोमोसोम का नंबर 44 + XX है या 44 + XY है। अगर XY है तो ये हो गया मेल, अगर XX है तो ये हो गया क्या बाबू, फीमेल। ये फीमेल हो गया, ये क्या हो गया, मेल। जहाँ फीमेल दिखा, ये क्या करते थे लोग, इन डॉक्टर्स को, जो ऐसे खराब डॉक्टर्स होते हैं, उनको क्या किया, पैसा दे दिया, 4 लाख 5 लाख, मतलब क्या करने लगे, पैसा दे दिए और दे के क्या किया, इस फीमेल बच्चे को अंदर ही दबा दिया। समझ में आया बात? ऐसा किया जाता था, समझ में आया? लेकिन अब जो है इस टेक्निक्स को, एमनियोसेंटेसिस को, सेक्स डिटर्मिनेशन के लिए यानी सेक्स को पहचानने के लिए बैन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया है, बैन। और ये ज़रूरी भी था। ये क्या था, ज़रूरी था। समझ आया बात? तो तुमसे ये भी पूछा जा सकता है कि मिसयूज़ क्या हो रहा था। मिसयूज़ क्या हो रहा था तुमको समझ में आ गया होगा। लोग क्या कर रहे थे भाई, सेक्स डिटर्मिनेशन कर ले रहे थे, सेक्स पहचान रहे थे और फीमेल फीटिसाइड कर रहे थे ना, फीमेल चाइल्ड को क्या कर रहे थे, मार दे रहे थे। क्लियर है ये बात? तो ये जो एमनियोसेंटेसिस टेक्निक है, इसका यूज़, इसको बनाया किस लिए गया था, इसको बनाया गया था क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए। क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को पता लगाने के लिए, है ना, डिटरमाइन करने के लिए। लेकिन हमारे यहाँ लोग जो थे वो महान थे, ये कुछ और ही डिटरमाइन करने लगे। यहाँ पे क्या क्या हो सकता है डिटरमाइन सर, तो कुछ स्पेशल बीमारी का नाम लिख देते हैं, ये 4 याद रखना, सिक्कल सेल एनीमिया, है ना, फिर उसके बाद तुम्हारा मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, ये सब पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट चैप्टर में हम लोग। फिर तुम्हारा हीमोफीलिया, समझे, सिक्कल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, हीमोफीलिया, और ये सब जो बीमारी है इनको डिटरमाइन करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, इस टेक्निक का इस्तेमाल करते हैं। लेकिन यहाँ के महान लोग ने इसका इस्तेमाल किसके लिए किया, सेक्स को डिटरमाइन करने के लिए और फीमेल बच्चे को मारने के लिए किया। लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, इस तरीके को, एमनियोसेंटेसिस को सेक्स डिटर्मिनेशन करने के लिए क्या कर दिया, बैन। अगर कोई डॉक्टर पकड़ा जाएगा तो उसे जेल होगा, है ना, जेल होगा या फिर उसे सजा मिलेगी। ऐसा कुछ होने वाला नहीं है, वो एक पेटी उधर दे देगा, मतलब 1 लाख उधर दे देगा, कहानी खत्म। समझ में आया बात? 5 लाख दिया, 1 लाख उधर दे देगा, वो भी बात चाट लेगा। ऐसा ही चल रहा है, पूरा माहौल यही है। समझ में आया बात? तो ये एमनियोसेंटेसिस वाला कहानी क्लियर है, पूरा क्लियर है। एमनियोसेंटेसिस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन आएगा। देखो हम जहाँ क्वेश्चन बोल रहे हैं वहीं से क्वेश्चन आता है, जहाँ हम क्वेश्चन बोल देते हैं क्वेश्चन वहीं से आता है। एमनियोसेंटेसिस से क्वेश्चन आएगा, आपसे ये पूछा जा सकता है कि WHO के अनुसार इंसान कैसे, जब वो फिजिकली, इमोशनली, बिहेवियरली, सोशली है। WHO का जो फुल फॉर्म है वो पूछा जा सकता है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। आपसे ये पूछा जा सकता है कि WHO का जो हेड ब्रांच है वो कहाँ है, जिनेवा में। फिर उसके बाद सबसे पहला कौन कंट्री था जिसने फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम को इनिशिएट किया, तो इंडिया। बाद में वो मॉडिफाई होकर क्या नाम रखा है उसका, RCH, है ना, उसमें चाइल्ड हेल्थ केयर को भी इंक्लूड कर दिया गया। कब किया गया था, 1951 में। क्लियर, कब किया गया था, 1951 में। इसका मोटिव क्या था, ऑब्जेक्टिव क्या था, प्रॉपर इंफॉर्मेशन देना, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन से रिलेटेड, सेक्स से रिलेटेड, एडोलेसेंस से रिलेटेड स्ट्रेटेजीज क्या बनाया, विजुअल, प्रिंट मीडिया, इन सब के मदद से क्या किया, लोगों तक खबर पहुंचाना शुरू किया। इवन कहा कि पेरेंट्स को भी करना चाहिए, बच्चों को बताना चाहिए, टीचर को बताना चाहिए। उसके बाद आपको जो फ्रेंड्स हैं, अच्छे फ्रेंड्स हैं, उनको भी बताना चाहिए इसके बारे में। फिर उसके बाद क्लोज रिलेटिव्स को भी बताना चाहिए और साथ ही साथ स्कूल को भी बच्चे को प्रॉपर तरीके से इसके बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहिए। क्लियर है ये सब बात? ये सब चीज़ किसके लिए था भाई, मैरिजेबल एज ग्रुप के लिए। फिर उन्होंने स्ट्रैटेजीज बताया, मैरिजेबल एज ग्रुप वाले को बोला क्या कि तुम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करो। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करोगे तो पॉपुलेशन जो है वो क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। फिर उसके बाद बोला अगर नहीं किए है, प्रेग्नेंट हो गई मदर, तो उसका प्रेग्नेंट का केयर करो, प्रेग्नेंट मदर का क्या करो, केयर करो, प्रेग्नेंट मदर का केयर करो। उसके बाद जब बच्चा हो जाए उसके बाद भी केयर करना, पोस्ट नेटल केयर, बच्चे का भी और माँ का भी और बच्चे का भी। क्लियर? उसके बाद क्या कहा उसने, पोस्ट नेटल केयर हो जाना चाहिए। फिर उसके बाद उसने क्या क्या किया, ब्रेस्ट फीडिंग का इंपॉर्टेंस बताया कि बच्चे को दूध भी पिलाओ ताकि IgA एंटीबॉडी तुम्हारे में से बच्चे में जा पाए, तुम्हारे बच्चे का इम्यून सिस्टम मजबूत हो पाए, तुम्हारे बच्चे का बोन तैयार हो पाए। समझिए बात? अब बच्चे का, माँ के पेट में जब बच्चा रहता है तब केयर ज़्यादा बढ़ा देना क्यों चाहिए, क्योंकि बच्चा पैरासिटिक की तरह रहता है, हर ज़रूरत का चीज़ माँ से ले लेता है। इसलिए बच्चे, माँ के पास अच्छा चीज़ रहेगा तब ना बच्चा ले पाएगा।
समझ में बात? नहीं तो माँ का ही बॉडी डिविलाइज हो जाएगा, समझे? तो एमनियोसेंटेसिस तक कहानी क्लियर है पूरा। एमनियोसेंटेसिस में क्या था? एमनियोसेंटेसिस एक टेक्निक था जिसमें क्रोमोसोमल डिसऑर्डर को हम लोग क्या करते थे? डिटरमाइन। लेकिन कौन कौन से? सिकल सेल एनीमिया, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और हीमोफीलिया। लेकिन लोग क्या करने लगे? सेक्स पहचानने लगे, यानी सेक्स को डिटरमाइन करना स्टार्ट कर दिए। कैसे करते थे? सिरिंज से एमनियोटिक फ्लूइड निकालते तो उसमें कुछ सेल आता था, सेल से चेक कर लेते 44+XA से या 44+XY। XY रहता था तो फिटिसाइड कर देते थे, बच्चे को मार दिया जाता था। लेकिन इसको क्या किया? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेटरी क्या कर दिया है? बैन कर दिया है। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक? तो अगर मिसयूज पूछेगा एमनियोसेंटेसिस का तो बता दीजिएगा मिसयूज क्या हो रहा था कि फीमेल बच्ची को मारा जा रहा था। एकदम क्लियर है यहाँ तक? पूरा कहानी यहाँ पे खत्म हो गया एमनियोसेंटेसिस। अब हम लोग पढ़ेंगे एक ड्रग्स के बारे में जिसका क्वेश्चन इस बार भी आया था। उस ड्रग्स का नाम है सहेली। हाँ, ये ड्रग्स यानी कि दवा है। ड्रग्स का मतलब दवा होता है, तुम लोग ड्रग्स का मतलब सिर्फ एक ही चीज समझते हो। देखो पहले के टाइम में क्या होता था? पहले के टाइम में जो एबॉर्शन पिल्स आते थे वो स्टेरॉइडल होते थे। स्टेरॉइडल मतलब कि उनमें साइड इफेक्ट्स बहुत ज़्यादा होते थे। पहले के टाइम में जो तुम्हारा ये आता था पिल्स यानी कि टैबलेट्स जो आते थे या फिर जो भी चीज़ था वो क्या तो होते थे? स्टेरॉइडल होते थे। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो आते थे वो स्टेरॉइडल होते थे, यानी कि उसके साइड इफेक्ट्स कई सारे थे, है ना? जिसकी वजह से क्या होता था ना कि यूट्रस में कैंसर हो जा रहा है फीमेल में, ब्रेस्ट में कैंसर हो जा रहा है उस दवा को खाने की वजह से, मतलब बहुत सारे नुकसान। लेकिन फिर क्या किया हमारे यूपी के लखनऊ में CDRI है। CDRI यानी कि सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, CDRI लखनऊ में। वहाँ के साइंटिस्ट ने एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया, एक ऐसा कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स बनाया जो नॉन स्टेरॉइडल था, मतलब उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं था। उसमें एक केमिकल पाया जाता है सेंट क्रोमैन। अब देखो समझना क्या होता है। ये जो सहेली है वो क्या है सर? समझना, इसका नाम सहेली रखा गया। क्या नाम रखा गया? सहेली। ये तुम लोग की सहेली नहीं है, ये दवा है। ये जो सहेली दवा है, ड्रग्स है ना, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है, इसको बनाया कहाँ गया था? ये CDRI लखनऊ में। यहीं से क्वेश्चन आने का बहुत ज़्यादा चांस है। कहाँ बना था बाबू? CDRI इन लखनऊ। वो यहाँ के साइंटिस्ट ने इस मेडिसिन को तैयार किया। CDRI यानी सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट जो आपका लखनऊ में। क्लियर है ये बात? सहेली को किसने तैयार किया भाई? CDRI के साइंटिस्ट ने, जो कहाँ है भाई? लखनऊ में। क्लियर है ये बात? यहाँ से क्वेश्चन आने का चांस है। अब हुआ क्या ये समझो। ये जो दवा था ये नॉन स्टेरॉइडल था। कैसा था? नॉन स्टेरॉइडल। नॉन स्टेरॉइडल कहने का मतलब कि इसके साइड इफेक्ट्स ना के बराबर थे, है ना? इसके साइड इफेक्ट्स जो है वो ना के बराबर थे। नॉन स्टेरॉइडल दवा था। क्लियर? ये कैसा दवा था? नॉन स्टेरॉइडल। इस क्या था ये समझना। इसके अंदर एक केमिकल था जिसका नाम है सेंट क्रोमैन। क्या नाम है? सेंट क्रोमैन। सेंट क्रोमैन नाम का इसके अंदर क्या था बाबू? केमिकल था। होता क्या है समझना। नॉर्मली क्या होता है, ये हमारे पास यूट्रस का अंदर वाला दीवार है, एंडोमेट्रियम का लाइनिंग, है ना? एंडोमेट्रियम का लाइनिंग जो है ये हमारा एंडोमेट्रियम का लाइन है। यहाँ पे रिसेप्टर लगे होते थे, यहाँ से एस्ट्रोजन आता था और एस्ट्रोजन क्या कराता था बाबू? एस्ट्रोजन क्या कराता था? एंडोमेट्रियम को थिक कराता था। एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था? थिक। एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था? थिक। यहाँ पे क्या हो रहा है? थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। थिकनिंग ऑफ एंडोमेट्रियम। एंडोमेट्रियम को क्या कर रहा था? थिक कर रहा था। समझ आप बात? होता क्या है, ये जो सेंट क्रोमैन है ना, ये सेंट क्रोमैन क्या करता है, यहाँ पे ये जो एस्ट्रोजन है ना, इस एस्ट्रोजन को इस रिसेप्टर से बाइंड होने नहीं देता। जब एस्ट्रोजन, ये सेंट क्रोमैन जो है, जब एस्ट्रोजन को इस रिसेप्टर से बाइंड नहीं कर देगा तो एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा। एंडोमेट्रियम थिक नहीं होगा तो क्या लगता है तुमको? इम्प्लांटेशन होगा। थिकनिंग किस लिए होता था एंडोमेट्रियम का? ताकि इम्प्लांटेशन हो जाए। ताकि क्या हो पाए बाबू? इम्प्लांटेशन हो जाए। तो नहीं थिकनिंग होगा। देखो सबसे पहले नहीं एस्ट्रोजन यहाँ बाइंड करके इसको थिक करेगा, तो जब ये नहीं होगा तो थिकनिंग नहीं होगा, और थिकनिंग नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन भी नहीं होगा। इस तरह से ये दवा काम करता है। समझ में आ बात? इस तरह से क्या करता है ये दवा? काम करता है। और इस दवा के बारे में एक चीज़ और याद रखना, इसे सिर्फ और सिर्फ वंस इन अ वीक, हफ्ते में सिर्फ और सिर्फ इसका एक गोली खाया जाता है, बस। सिर्फ और सिर्फ कितना? एक गोली। क्लियर? और ये कैसा होता है बाबू? तुम्हारा नॉन स्टेरॉइडल होता है। और ये रोकता क्या है बाबू? ये प्रिवेंट करता है किसको? किसको रोक रहा है बताओ? किसको रोक रहा है बताओ? ये प्रिवेंट करता है तुम्हारा इम्प्लांटेशन को। इम्प्लांटेशन को ये क्या करता है?
रोकता है। तो ये बात एकदम क्लियर है सहेली के बारे में। सहेली क्या है बाबू? एक न्यू ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स है जिसको किसने डेवलप किया? CDRI ने, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो कहाँ है? लखनऊ में। नॉन स्टेरॉइडल मेडिसिन है। इसके अंदर एक केमिकल होता है सेंटक्रोमैन, क्या करता है? एस्ट्रोजन का रिसेप्टर को एस्ट्रोजन से बाइंड करने नहीं देता, तो थिकनिंग नहीं हो पाता, थिकनिंग नहीं होगा तो इम्प्लांटेशन नहीं हो पाता। तो नॉन स्टेरॉइडल है, क्या करता है? इसका यूज़ करते हैं हम लोग वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक गोली, और प्रिवेंट करता है ये क्या? इम्प्लांटेशन, यानी कि क्या रोकता है? इम्प्लांटेशन को। क्लियर है यहाँ तक? और इसका ब्रांच कहाँ है भाई? लखनऊ में। CDRI इन लखनऊ, याद रखना, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट, और कहाँ प्रेजेंट है? लखनऊ में। क्लियर है एकदम? कोई दिक्कत यहाँ तक? नहीं। चलो आज के लिए इतना ही रहने।